पीका जी खाओ, लंदन जाओ। जिंदगी में बड़ा करने वाले पोकर खेलते हैं, बिग कैश पोकर में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के इस खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एपिलेप्सी और उसके प्रबंधन की। एपिलेप्सी से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर विनय अग्रवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अग्रवाल न्यूरोलॉजी क्लिनिक, नेहरू नगर, आगरा से। डॉक्टर विनय, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की। एपिलेप्सी आखिरकार होती क्या है? मिर्गी या एपिलेप्सी दौरे की शिकायत होती है, जिसकी आम भाषा में बोलते हैं। इसमें जो है पेशेंट या जो आदमी रहता है वो बेहोश हो जाता है, और ये दिमाग की जो तरंग जो नॉर्मल फ्लो रहता है उसके गड़बड़ होने की वजह से होता है। जैसे कि अपने इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट होता है, अगर वो नॉर्मल काम कर रहा होता है तो लाइट बराबर आती है, जब शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है इसे लाइट चली जाती है। इसी प्रकार से दिमाग में जब तरंग गड़बड़ हो जाती है तो हमको दौरे के लक्षण या एपिलेप्सी के लक्षण आते हैं पेशेंट को। डॉक्टर विनय, मेरा अगला सवाल, एपिलेप्सी कितने प्रकार की होती है? क्या कुछ टाइप्स भी होते हैं इसके? हाँ, मिर्गी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर सब में बेसिक एक वो रहता है कि जो मनुष्य का या पेशेंट का जो नॉर्मल होश रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो क्लासिकल मिर्गी होती है, जिसको हम लोग जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म में। उसमें पेशेंट को हाथ पैर हटता है, आंख ऊपर चढ़ जाती है, लार आती है, जीभ कट जाती है, और कई बार इसका यूरिन भी निकल जाता है। तो ये तो जो आमतौर पे जो मिर्गी की एक पिक्चर बनी रहती है सबके मन में, सबके दिमाग में, ये वो है जो सबसे कॉमन टाइप की मिर्गी होती है। इसके अलावा भी कई तरह की मिर्गी होती हैं, ये एपिलेप्सी होती है, जिसमें कई बार पेशेंट केवल थोड़ी देर के लिए आंख मिचमिचाता है और वो थोड़ी देर के लिए उसका आसपास से कांटेक्ट हट जाता है। कई बार पेशेंट उल्टा सीधे बात करने लगता है थोड़ी देर के लिए और उसका आसपास से संपर्क हट जाता है, ये भी एक तरह की एपिलेप्सी होती है। कई बार खाली एक अंग मनुष्य का फड़कता है और वो बेहोश नहीं होता है, जैसे चेहरा फड़कता है या कोई हाथ या कोई पैर में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, ये भी एक तरह की एपिलेप्सी होती है। डिपेंड करता है कि ब्रेन में कौन से पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, उसी टाइप की मिर्गी होती है। जब पूरे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमको बड़े वाले दौरे पड़ते हैं, और जब केवल एक ही पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो ब्रेन जिस पार्ट को कंट्रोल करता है उसी का नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। डॉक्टर विनय, एपिलेप्सी की बीमारी में अक्सर दौरे पड़ते हैं। ऐसे दौरों के संकेत या लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, जो क्लासिकल मिर्गी होती है वो तो बहुत आराम से पहचान में आ जाती है, जिसमें कि अचानक ही पेशेंट के हाथ पैर हिलना, झाग आना, जीभ कटना, पेशाब निकल जाना, बहुत वायलेंट हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है और 1-2 मिनट में पेशेंट वापस होश में आ जाता है। पर जो कुछ सटल या बहुत आंशिक तौर की मिर्गी होती है उसको पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे पेशेंट 1-2 मिनट के लिए बात करते करते शांत हो जाए, या खासतौर से बच्चों में एक एब्सेंस एपिलेप्सी होती है, एब्सेंस सीजर होते हैं, जिसमें कि बच्चा बात करते करते 1-2 मिनट भी नहीं कहना चाहिए, 10-15 सेकंड या आधे मिनट के लिए बच्चा खो जाता है और अपनी आंखें ब्लिंक करता है, तो उसका ध्यान कम हो जाता है और वो पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। पर ये भी एक तरह के दौरे होते हैं, और बच्चे का स्कूल परफॉर्मेंस कम होने लगता है, तो बच्चा बिना वजह डांट खाता है, जबकि वास्तव में उसका ये जो प्रॉब्लम होता है वो उसके दिमागी दौरे की वजह से होता है। तो ये जो छोटे प्रकार के दौरे होते हैं जिसमें पेशेंट का थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट खत्म हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, या केवल एक तरफ का हाथ पैर फड़कता है, इसके पहचानना बहुत जरूरी है, इसके अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइमली डायग्नोज अगर नहीं होता है तो फिर ये बढ़ता जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स भी बढ़ते हैं, और फिर बाद में इसको कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का अगर होश कम हो रहा है या उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हमें हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ये तय करना चाहिए कि उसको किसी प्रकार की दौरे या मिर्गी की शिकायत तो नहीं है। डॉक्टर विनय, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी से कई सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, कई सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं, जो कि ऐसे पेशेंट्स को भेदभाव का शिकार बना देते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी उन भ्रांतियों के बारे में। हाँ जी, मिथ्स तो बहुत सालों से हैं। जैसे कि एक तो मिर्गी जब आती है तो
जो पेशेंट का जो दिखता है वो थोड़ा उससे लोग देख के उसको भयभीत हो जाते हैं। तो बहुत सालों से ये मिथ बना हुआ है कि इसको कुछ पुराने पापों का उसको फल मिल रहा है, या किसी इसको खराब आत्मा या सोल ने उसको जकड़ लिया है, या बुरी आत्मा के इसके ऊपर असर हो गया है, और देवी शक्ति किसी नेगेटिव एनर्जी ने उसको घेर लिया है। तो इस तरह की मिथ है और लोग उसी प्रकार के ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, जैसे कि झाड़ फूक में बाबा लोगों के पास जाना, और वो बहुत सारा समय इस मिथ में गुजार देते हैं और उससे दूरी बना के रखते हैं, और उसको छुआछूत की बीमारी मान के उसको अलग रखते हैं। तो ये मिथ से दूर होना बहुत जरूरी है, और ये जब भी दूर हो सकती है जब पेशेंट्स को और जनरल पब्लिक को, जिनके यहाँ ये बीमारी नहीं भी है, अगर वो पहले से अवेयर हैं कि ये बीमारी क्या होती है, इसके पीछे की साइंस क्या है, और ये ठीक होने वाली प्रॉब्लम है, तभी इन मिथ से हम ओवरकम कर सकते हैं, इनको दूर कर सकते हैं। डॉक्टर विनय, क्या एपिलेप्सी का रोग संक्रामक हो सकता है, यानी कि एक से दूसरे में क्या ये रोग फैल सकता है? नहीं, मिर्गी की बीमारी कभी भी संक्रामक नहीं होती है। ये कोई इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ये एक दूसरे से बिल्कुल नहीं फैलती है। इवन पेशेंट्स का, अगर आपका फैमिली मेंबर है, आप उसके अगर बर्तन शेयर कर रहे हैं या उसका टॉवल शेयर कर रहे हैं या उसके साथ रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी कम्युनिकेबल या संक्रामक नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल, अक्सर लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि क्या मिर्गी का रोग हेरिडिटरी है, क्या ये वंशानुगत है? हाँ, कुछ मिर्गी ये आनुवांशिक होती हैं, जेनेटिक रहती हैं, और इनका यूजुअली जितनी जेनेटिक एपिलेप्सीज बोलते हैं हम लोग, या जो आनुवांशिक होती हैं, उनका परसेंटेज काफी कम रहता है। आम एपिलेप्सी में 5% से भी कम रहता है, और उनकी जो ट्रांसमिशन होता है, जो मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में कैसे जाएगा, ये ऐसा नहीं होता कि पेरेंट को अगर है तो बच्चे को होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स होती है इसकी। ये डिपेंड करती है कि जो प्राइमरी पेशेंट है उसकी एपिलेप्सी किस टाइप की है, उसका क्या कारण है, उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है, और तब हम उसको इन सारी रिस्क फैक्टर को देख के तब हम असेस कर पाते हैं कि ये जेनेटिक होती है। बट ये परसेंटेज बहुत ही कम है कि हम उसको ये सोचें कि हम इसको ये मैरिज को लेके या बच्चे पैदा करने को लेके कोई ये बाधा बनती है, तो ये बहुत ही रेयर है। डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, क्या मिर्गी के पेशेंट्स मानसिक रूप से बीमार होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते मानसिक रूप से बीमार। ये मानसिक रोग नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल रोग है, दिमागी बीमारी है, ये मानसिक बीमारी नहीं है। थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा। मानसिक बीमारी तो जो साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं वो रहती हैं। ये तो दिमाग के ट्रांजिएंट थोड़ी देर के डिस्फंक्शन की वजह से होती है। हाँ, पर अगर ये अनट्रीटेड रहे, इसका इलाज ना हो, तो बार बार मिर्गी पड़ने होने से दिमागी कमजोरी आ सकती है। पर जो जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है, मिर्गी रहती है, जो प्रॉपर डायग्नोज हो जाते हैं और जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि हम शुगर का लेते हैं, ब्लड प्रेशर का लेते हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम का लेते हैं, या किसी भी बीमारी का लेते हैं, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं, तो वो कोई भी काम दिमागी काम जैसा नॉर्मल लोग करते हैं ऐसे कर सकते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं जिनको एपिलेप्सी थी, और बड़े पेंटर्स, फेमस आर्टिस्ट बहुत लोग रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि मिर्गी के मरीजों को लेकर के कई सारे मिथ्स होते हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे मरीजों को दौरे आदि भी पड़ते हैं, ऐसे में क्या मिर्गी के मरीजों को विवाह करना या नौकरी करने में कोई समस्या आती है? हाँ, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो मेडिकल एडवांसमेंट है, जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जैसे एमआरआई है, ईईजी है, या फंक्शनल इमेजिंग है, और मैग्नेटोएंसेफेलोग्राम, मतलब बहुत सारी जांचें हैं जिससे हम बीमारी के जड़ तक जाके और उसको डायग्नोज करके और इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देके, तो जो मिर्गी का या एपिलेप्सी का मरीज है, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह वो जीवन यापन कर सकता है, वो जॉब कर सकता है। हाँ, पर कुछ जॉब अगर पेशेंट को बार बार दौरे आते हैं, जैसे हाई रिस्क जॉब होते हैं जिसमें और लोगों की जान का जोखिम रहता है उनके काम करने से, या बहुत डेंजरस जगह पे काम करना, जैसे फायर में काम करना, या बहुत पानी में काम करना, या बहुत ऊंचाई पे काम करना, ये थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। बट जो अपने रूटीन जॉब्स होते हैं वो बहुत ही आराम से वो कर सकते हैं। डॉक्टर विनय, अक्सर मिर्गी के मरीजों को जब दौरे पड़ते हैं तो उन्हें चमड़े की कोई चीज सुंघाई जाती है,
या उनके मुंह में कटोरी चम्मच फंसाया जाता है या फिर उन्हें रस्सियों से बांध दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए। ये बातें कहाँ तक सही हैं? क्या इस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए मिर्गी के व्यक्ति को? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज पूछी। इसका मैं 2 पार्ट में जवाब दूंगा। किसी को अगर मिर्गी आए तो हमें उसको सबसे पहले आसपास की चीजों से सेफ रखना चाहिए कि कोई चोट की जगह नहीं हो। अगर पेशेंट ने कोई टाइट कपड़े, बेल्ट या टाई वगैरह लगा रखा है तो उसको ढीला करना चाहिए, कपड़े ढीले करने चाहिए। उसको करवट से लेटाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि सीधे हाथ की करवट से लेटाएं, जिससे कि मुंह से उसके लार जो आ रही है वो बाहर निकल सके और सांस की नली में ना जाए। उसके मुंह में कुछ भी चम्मच, उंगली या कुछ भी या कपड़ा नहीं फंसाना चाहिए, इस डर से कि उसकी जीभ ना कट जाए, क्योंकि ऐसा करके आप उसके दांतों को डैमेज कर सकते हैं और अगर आपने उंगलियां कुछ फंसाई तो आपकी उंगली भी कट सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मरीज को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले उसके लिए आसपास भीड़ नहीं लगाना चाहिए और जितना जल्दी हो, दौरा 2 से 5 मिनट में अपने आप ही रुक जाता है। जैसे ही रुक जाए, नजदीकी मेडिकल फैसिलिटी में तुरंत संपर्क करके वहां पेशेंट को लेके जाना चाहिए। घर पे कोई भी ट्रीटमेंट देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने पूछा कि चमड़े की चीज सुंघाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है कि प्याज सुंघाते हैं, चप्पल उतार के सुंघाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि मिर्गी का दौरा अपने आप ही 2 से 5 मिनट में बंद हो जाता है। तो ये चप्पल सुंघाते हैं, प्याज सुंघाते हैं, दौरा वैसे भी बंद होना था और इसके बाद भी बंद हो गया। तो ये धीरे धीरे भ्रांति बहुत फैल गई है। तो इसको दूर करने का केवल और केवल अवेयरनेस के अलावा और कोई वो नहीं है कि जनरल सोसाइटी को लोगों में मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़े, जो कि बहुत ही कम है इस टाइम, न केवल अनपढ़ लोगों में बल्कि पढ़े लिखे लोगों में भी। तो अवेयरनेस अवेयरनेस ही इसका एक जवाब है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने समझा दिया, लेकिन मेरा अगला सवाल, आसपास के लोगों को जिस समय पर किसी व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है, उनको किस तरीके से सहायता करनी चाहिए? जो अगर मिर्गी का दौरा पड़े तो आसपास की चोट लगने वाली चीजों से दूर रखें। टाइट कपड़े पहने हो तो ढीले कर दें। मुंह में चम्मच, उंगली, कपड़ा कुछ ना दें। करवट से लिटा दें जिससे लार उसकी सांस के नली में ना जाए। दौरा जैसे ही बंद हो जाए, इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी जो भी अवेलेबल हो वहां पर पहुंचे और पेशेंट का तुरंत ट्रीटमेंट चालू कराएं। और जो पेशेंट्स हैं या जो पेशेंट्स के केयर गिवर हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो अप करें और एक ऐसा कार्ड बनाएं जो कि पेशेंट के वॉलेट में या उसकी पॉकेट में या उसकी चेन या ऐसे कहीं रखें, जिसमें पेशेंट का नाम, एज, एक उसके केयर गिवर का फोन नंबर और अगर वो किसी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट में है तो उस हॉस्पिटल या डॉक्टर का नंबर और एक नजदीकी हॉस्पिटल का नंबर जरूर रखें, जिससे कि इमरजेंसी में कोई आदमी अगर उनका आसपास केयर गिवर ना भी हो तो जनरल पब्लिक में से भी कोई आदमी घर पे भी कॉल कर सके और पेशेंट को हॉस्पिटल में भी एडमिट करा सके। डॉक्टर साहब, मिर्गी के मरीजों के लिए डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, मरीजों के लिए एक तो सबसे जरूरी है कि भाई प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लें, जो भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड है, जब तक डॉक्टर मना ना करे जब तक ट्रीटमेंट लें। फिर कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, किसी भी प्रकार के नशे से, शराब से, तंबाकू से बचें, देर रात जगें नहीं, टाइम से सोएं, मोबाइल, टीवी और बहुत तेज जो लाइट्स होती है स्क्रीन की, उससे बचें। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस रखेंगे, ड्रग बंद होने का चांस भी काफी रहता है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब ड्रग्स की बात आ रही है कितना टाइम चलती है, तो यूजुअली 70% लोगों का जो दवाइयाँ रहती हैं विद एपिलेप्सी के प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो बंद हो जाती हैं और वो बिना दवाइयों के अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं 3 से 5 साल के ट्रीटमेंट के बाद। 30% लोगों को में से 20 से 25% लोगों को लंबे टाइम दवाई लेनी पड़ती है और 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाई प्रॉपर इफेक्टिव नहीं होती। उनके लिए आजकल एपिलेप्सी सर्जरी का भी ऑप्शन रहता है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं, जिनके दवाई से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं दौरे। डॉक्टर विनय, आप आम लोगों को या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कि मिर्गी के मरीजों की देखभाल का सही तरीका क्या होना चाहिए? हाँ, एक तो उनसे भेदभाव ना रखें, उनको नॉर्मल मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करें, उनको फिजिकल, मेंटल दोनों एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो अप जब भी उनके फिजिशियन ने बोला हुआ उसको फॉलो अप रखें।
और उनको बार बार एहसास ना कराएं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है तो ये ना करें और ये ऐसा ना करें। और जैसा मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि एक ऐसे कार्ड बनाएं जिसमें कि नियर इनके जो केयर गिवर है उनका नंबर, डॉक्टर का नंबर, नजदीकी हॉस्पिटल का नंबर, ये सब रहना चाहिए, जिससे कभी अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो जहाँ की ये ना भी हो तो उनसे संपर्क किया जा सके, जिससे कि वो प्रॉपर उनको गाइड कर सके। डॉक्टर विनय, आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि मिर्गी का इलाज ऑपरेशन से भी संभव है, ये बात कहाँ तक सही है? हाँ जी, हाँ जी। आजकल क्या काफी टाइम हो गया है, तो अब कुछ एपिलेप्सी ऐसी होती है, अराउंड 5% एपिलेप्सी, जो कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती है, जिसमें हम जिसको रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं अपने इसमें, जिसमें 3 दवाइयां या उसके ऊपर देना पड़ रहा है और उसके बाद भी अगर दौरे कंट्रोल नहीं है तो उनको हम एपिलेप्सी सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। और आजकल के लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे कि हम पिन पॉइंट फोकस कर पाते हैं कि ये जो दौरा ब्रेन के कौन से हिस्से से आ रहा है उसका हम सर्जरी करके उसको दूर करते हैं, और जिससे कि दौरे कंट्रोल भी हो जाते हैं और या तो दवाई बंद हो जाती है या दवाई की मात्रा बहुत कम हो जाती है और दौरे भी या तो कम हो जाते हैं, ये एक्सेप्टेबल लो लेवल पे आ जाते हैं। बट इसमें भी है कि इसमें भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम से अगर सर्जरी के लिए रेफर होता है पेशेंट जिसको जरूरत है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, और अगर टाइम से रेफर नहीं होता है, बहुत लंबा टाइम निकल जाता है, तो उसके सर्जरी के रिजल्ट भी पुअर होते हैं। डॉक्टर विनय, मिर्गी के आने के कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, मिर्गी आने के जो कारण रहते हैं वो एज के हिसाब से बदलते रहते हैं। कॉमन कारण जैसे छोटे बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत कॉमन रहता है, छोटे मतलब तो बिल्कुल न्यूनेट से इन्फेंसी 1 साल के नीचे के रहते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी, शुगर की कमी हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है, या सेप्सिस हो जाता है, ये बहुत कॉमन कारण रहता है। फिर बच्चा जैसे एक्टिव एज में रहता है तो जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस करके एक बीमारी होती है जिसमें जो पेट के कीड़े रहते हैं उसके अंडे दिमाग में पहुंच जाते हैं, वो एक बहुत कॉमन कारण है यंगर एज ग्रुप में। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कारण के साथ में जब एक्टिव हो जाता है जैसे एडल्ट, तो चोट लगने का चांस बढ़ जाता है, तो चोट के बाद की एपिलेप्सी जिसको हम पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी कहते हैं वो बहुत कॉमन हो जाती है। फिर जैसे लेटर एज में अपन जाएं तो पैरालिसिस है, ब्रेन ट्यूमर है, ये कॉमन कारण हो जाते हैं। या कई बार डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें शुगर कम हो जाए, या कई बार ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उसमें नमक कम हो जाए, तो एज के हिसाब से कारण चेंज होते रहते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार मिर्गी के मरीज जब इलाज के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या मिर्गी का रोग पूरे इलाज के बाद भी वापस आ सकता है? देखिए, पूरा इलाज लेने के बाद मिर्गी दोबारा आ सकती है कि बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि भाई 70% लोगों की जो मिर्गी होती है वो तो क्योर हो जाती है, मतलब कि ठीक हो जाती है और यूजुअली फिर दोबारा इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु जो बाकी 30% रहते हैं उनमें क्या कारण था मिर्गी का, बीमारी से थी, और जो बीमारी पहले रही वो क्यूरेबल थी कि नहीं थी, और क्या ये जेनेटिक थी एपिलेप्सी, किस एज पे चालू हुई, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, कितने दिनों बाद ट्रीटमेंट चालू किया, तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि भाई ये इलाज के बावजूद दोबारा दौरा पड़ेगा कि नहीं। पर हाँ, 10 से 20% लोगों को इलाज के बाद भी दौरा दोबारा पड़ सकता है। डॉक्टर विनय, कई बार ये सुनने में आता है कि मिर्गी के मरीजों को लंबे समय तक के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं, ये बात कितनी सही है और ये कितनी सुरक्षित है? मिर्गी की दवाई हाँ काफी लंबे समय तक खानी पड़ती है, पर अधिकतर लोगों में 60 से 70% लोगों में 2 से 3 साल में ये दवाइयां बंद हो जाती हैं। और मिर्गी की करीब 25 तरह की दवाइयां आती हैं और नई नई दवाइयां हर 1-2 साल में इंट्रोड्यूस होती हैं और हो रही हैं नई रिसर्च के साथ। और इन दवाइयों का मेन टारगेट यही रहता है कि न केवल वो मिर्गी को प्रॉपर कंट्रोल करें, पर उसका शरीर के दूसरे अंगों पे साइड इफेक्ट भी ना हो। तो अधिकतर दवाइयां बिल्कुल सेफ रहती हैं लंबे टाइम खाने के लिए। कुछ दवाइयों में मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, ब्लड पैरामीटर्स की, जो हम समय समय पर कराते हैं, जिससे कि उसके कोई अगर साइड इफेक्ट आ रहा है तो हम उस दवाई को डोज एडजस्ट कर सकें या चेंज कर सकें। तो मोटे तौर पे देखा जाए, अगर हम प्रॉपर किसी फिजिशियन को फॉलो करके ट्रीटमेंट ले रहे हैं
तो ये दवाइयाँ बहुत ही सेफ होती हैं और आने वाले टाइम में और अभी के टाइम में भी जो नई मेडिसिन्स हैं, वो पुरानी दवाइयों से और सेफर होती जा रही हैं। डॉक्टर विनय, आप मिर्गी के मित्र, परिजन या सहकर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे या कैसे जागरूक करना चाहेंगे जिससे कि वो उन पेशेंट्स की खास देखभाल या सही देखभाल कर सकते हैं? देखिए, मिर्गी के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट, वो तो फिजिशियन जो डॉक्टर उनका ट्रीट कर रहा है और पेशेंट, ये तो उनकी जिम्मेवारी है दोनों की मिली हुई। और दूसरा होता है साइको सोशल एस्पेक्ट, जैसे सामाजिक जो आपने कहा, वो उसमें डॉक्टर का रोल भी रहता है कि वो पेशेंट को भी अवेयर करे, उसको कॉन्फिडेंस दे, उसको बीमारी के बारे में बताए और उसको बीमारी की समझ के साथ उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर हो उसका। साथ में डॉक्टर का, फिजिशियन का ये भी रोल रहता है कि जो केयर गिवर्स हैं, उनको वो इस बारे में अवेयर करे बीमारी के बारे में कि भाई ये इसकी बीमारी के पीछे साइंस क्या है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये कोई अभिशाप नहीं है और इस तरह के पेशेंट सारे काम नॉर्मल कर सकते हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस पेशेंट्स को, केयर गिवर्स को सोशल फोरम्स पे, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे सारे पॉइंट्स की ये क्यूरेबल बीमारी है, कम्युनिकेबल या छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, नॉर्मल काम कर सकता है पेशेंट और उनको मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर जनरल पब्लिक को मालूम होती हैं, तो वो पेशेंट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प करते हैं और हेल्प कर सकते हैं कि उनके साथ अलग सा व्यवहार ना रखें, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ के और उनके जो है एक सफल जिंदगी और प्रोडक्टिव लाइफ ये एपिलेप्सी के पेशेंट भी जी सकें। इसमें केयर गिवर्स और हम सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, हमारे सभी दर्शकों को मिर्गी के रोग से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया और इस कार्यक्रम में आने के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।